अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट लेते हैं सैचुरेटेड टेस्ट की डिस्कशन की। फिज़िक्स पोर्शन है। MCQ 123 है। A body of mass m moves with constant speed along a circular path of radius r under the action of force. Its speed is। अगर कोई बॉडी along the circular path मोशन करती है तो इस केस के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं F = mv² और r। आपसे कहा गया है कि स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। आर एफ = mv² हो जाएगा। आर अगर आपने v निकालना है तो स्क्वायर रूट लेके आपके पास आ जाएगा RF/m। तो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर डी आता है। ठीक है। नेक्स्ट है 124। The speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is। याद रखिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, अगर आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो समिट पॉइंट पे आपसे पूछा गया है इस पॉइंट पे। ठीक है। यहाँ पे स्पीड फर्स्ट करिए v0 है, vs क्या होगी, तो vs = v0 का स्क्वायर थीटा के बराबर हम लेते हैं। किस एंगल पे, अगर आप एंगल 45 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो v0/2। तो समिट पॉइंट पे इनिशियल के मुकाबले में स्पीड हाफ हो सकती है। किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। 125 है। द मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ 200 मीटर। मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल कवर करता है किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। अगर आपके पास एंगल क्या हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या हो, ये 45 डिग्री हो, तो इस एंगल पे आपके पास जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो 45 डिग्री पे रेंज और हाइट का जो रिलेशन है वो ये है, r = 4h at θ = 45 डिग्री। याद रखिए अगर आपने h निकालना है तो r/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 / 4। द आंसर इज़ 50 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। A body with constant momentum has constant force, acceleration, velocity। याद रखिए मोमेंटम का रिलेशन है P = mv। तो अगर आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तब रहता है आपके पास वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट से मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है। तो वेलोसिटी की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 127 है। द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। एंगुलर मोशन में फोर्स के लिए जो रोटेशनल लॉग इस्तेमाल होता है वो टार्क इस्तेमाल होता है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। 127 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टार्क। 128 है। 4 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस इनसाइड अ क्यूब। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपके पास कितने भी डाइपोल्स हो, अगर ये आपके पास एक क्लोज सरफेस के अंदर पड़े हुए हैं तो डाइपोल मीन टू इक्वल अपोजिट चार्जेस। अगर ये एक डाइपोल ये हुआ तो इनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। दूसरे का इसका भी 0, इस तरह इसका भी आपके पास इसके 0 और इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस आपके पास क्या है बेटा, 0 है। तो अगर चार्ज 0 है, चार्ज इनक्लोज अगर 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 129 है। द पोटेंशियल ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। इफ चार्ज ऑन प्लेट्स इज 10 कूलम देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी। याद रखिए यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज इस प्लेट के दरमियान में वो आप लिखते हैं 5 आप लिखते हैं V1 - V2। तो 5 - -5 से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा +10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास। ठीक है। और आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, कितना है, 10 कूलम है। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, सी मालूम करें। तो सी हम लिखते हैं C = Q / V होता है। 10/10 से आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 फेराड इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द स्लोप ऑफ IV ग्राफ फॉर ओहमिक कंडक्टर इज़ इक्वल टू। जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं, जो ओहमिक कंडक्टर है उनका जो अगर आप स्लोप लेते हैं, IV ग्राफ लेते हैं, तो IV ग्राफ का आपके पास जो स्लोप आता है, स्लोप आपके पास आएगा हमेशा के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय द x का डिफरेंस। तो यहाँ पे I/V आएगा। I/V से आता है 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ r इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस, जो कि G से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है।
तो स्लोप इज इक्वल टू 1/r, ये रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इफ़ द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 1:4, द रेशो ऑफ दियर करंट्स इन द कॉइल्स आर। अगर एक ट्रांसफार्मर है कि जिसके टर्न्स का रेशो हमें गिवन है 1:4, तो पूछ रहे हैं कि इनमें इन कॉइल्स में करंट का रेशो क्या होगा। याद रखिए ट्रांसफार्मर्स के टर्न्स का वोल्टेजेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन करंट के साथ रिलेशन क्या है बेटा, वो इन्वर्स है। तो अगर आपने IS/IP निकालना है टर्न रेशो, तो आपके पास ये बन जाएगा, ये उसके उलट होगा, NP/NS होगा। आपके पास टर्न्स रेशो ये था और 1:4 था, तो NS किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और NP किसके बराबर है, 4। तो 1:4 का इन्वर्स क्या है, 4:1 बन जाएगा। रिलेशन इज इन्वर्स, I और N का रिलेशन क्या है, यहाँ पे इन्वर्स है। तो 1:4 से बन जाएगा 4:1। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। 132 है, फॉर अ मेटालिक कंडक्टर द रेशो ऑफ V/I इज कांस्टेंट विच। अच्छा, V/I का जो कांस्टेंट है ये असल में आपके पास रेजिस्टेंस है, और मेटालिक केस में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिलेशन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही आपका वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये डिक्रीज़ नहीं होता, हाँ डिक्रीज़ होगा आपके पास सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। 133 है, टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस 10 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्टेज सोर्स। कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन वोल्टेज सोर्स जो है उन दोनों के लिए सेम है, क्या है, 220 वोल्ट। द रेशो ऑफ चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। याद रखिए पैरेलल केस में, पैरेलल केस ऑफ कैपेसिटर्स में आपके पास पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर में आपके पास वोल्टेज तो दोनों को सेम मिलती है, लेकिन चार्ज दोनों पे क्या है, वो डिफरेंट है। अगर वोल्टेज सेम है तो फिर Q और C का आपस में रिलेशन क्या, पैरेलल केस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आप रिलेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया द रेशियो ऑफ दियर कैपेसिटेंस, तो C1/C2 बराबर होगा Q1/Q2। ऊपर क्या है आपके पास, ये है 10 माइक्रोकूलम, नीचे आपके पास क्या है 5 माइक्रोकूलम, बल्कि 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये बस में कैंसिल 10/2 से क्या आता है, 5/1 आता है। सो द करेक्ट रिजल्ट इज ऑप्शन नंबर C, 5:1। ऑप्शन C इसमें करेक्ट है 133 में। 134 है, नो चेंज अकर्स इन द न्यूक्लियन नंबर्स ड्यूरिंग। जब अल्फ़ा डिके होता है, हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज़ होता है, मास नंबर में 4 की कमी आती है, 4 टाइम डिक्रीज़, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। बीटा डिके में हमारे पास एटॉमिक नंबर में इंक्रीज़ भी आता है, डिक्रीज़ भी आता है, डिपेंड करता है कि बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव डिके है। गेमा डिके में न्यूक्लियर नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। बीटा में भी मास नंबर, एटॉमिक नंबर में चेंज, लेकिन मास नंबर में या न्यूक्लियर नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो बीटा एंड गेमा दोनों में न्यूक्लियंस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो बोथ B एंड C ऑप्शन करेक्ट है। 135 है, द प्रोडक्ट ऑफ 1 फेरड एंड 1 ओहम इज़। आपने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट लिखा है T=RC। अगर ये 1 फेरड है और आपके पास 1 कूलम है, तो ये किसके बराबर होगा, टाइम 1 सेकेंड के आपके पास बराबर आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C है। 136 है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर द पॉजिटिव चार्ज Q ऑलवेज इंक्रीजेज। याद रखिए अगर आपके पास ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज के हवा के लिए आपने फील्ड ड्रा किया हुआ है, तो पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल के केस में अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है और आप उसको लेके जाते हैं इस डायरेक्शन में, अगेंस्ट द फील्ड लेके जाते हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वर्क इज़ डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ दिस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ आप वर्क डन करें, ठीक है। लेकिन अगर आप फोर्स की डायरेक्शन जब इस तरफ जाएंगे तो आपके पास V इंक्रीज़ करेगा। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज को मूव करते हैं तो V की वैल्यू में क्या आएगा, डिक्रीज़ है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो इफ्स में जो करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर B था, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 137 है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टाइम एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी। अगर आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका है, ठीक है, हाइट, तो आपके पास VF 2GH
इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपने खुद दी है अपवर्ड के लिए -2 आपके पास, अच्छा ये 2gh है, ये क्या हो जाएगा अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आ जाएगा -vi स्क्वायर। आपने h मालूम करना था क्या हाइट, तो -vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2g माइनस vi आपके पास क्या है 10 × 10 हो जाएगा, स्क्वायर है 2 और g की वैल्यू भी अगर हम 10 ले लें, लेकिन जो अपवर्ड है माइनस लेंगे, माइनस में आपस में कैंसिल, 10 के साथ 10 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 10/2, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास क्या बनेगा, अच्छा कितने सेकंड्स में, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, द टाइम एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा ये आपके पास टाइम पूछ रहे हैं, मैं हाइट की बात करूँ, टाइम पूछ रहे हैं, टाइम आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 अप 80, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आपने टाइम निकालना है तो आपके पास अपवर्ड या वर्टिकल मोशन में एक ही जगह क्या इस्तेमाल है, जी इस्तेमाल होता है, अपवर्ड है तो मैं -g लगाता हूँ, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा तो +g हो, जी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जी टी इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास वी एफ क्या है 0 है, वी एफ क्या है 0 और वी आई की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे जी की वैल्यू भी अगर हम 10 पुट करें तो क्या हो जाएगा 10 से कैंसिल 1 सेकेंड। तो आपसे असल में टाइम पूछा गया था, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1 सेकेंड में ये पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। 138 है, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास फ्री फॉल मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। 2 डायमेंशनल फ्री फॉल मोशन जो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में द ओनली फोर्स एक्टिंग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 139 है, इफ़ अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इज़ मेंटेन्ड फॉर 1 सेकेंड द वर्क डन, हमें पता है कि वर्क डन के केस में पावर और टाइम हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, पावर था 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को हम मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ वाट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, तो 10⁻³ वाट सेकेंड जाउल के बराबर है, तो 10⁻³ जाउल आपके पास आंसर आएगा वर्क डन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 140 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ बिटवीन V एंड 1/P, प्रेशर का रेसिप्रोकल लिया गया है, ठीक है। वैसे तो हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे V है और यहाँ पे P है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम में डिक्रीज इस तरह आता है, लेकिन अगर आपने क्या लिया है 1/P फॉर्म में लिया है, 1/P फॉर्म में लिया है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। 141 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद, अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज मूविंग, इसमें स्प्रिंटिंग है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। याद रखिए अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, अगर आपके पास कोई बॉडी मोशन करती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रही है, दोनों हालतों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगी, लेकिन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन आपके पास जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो टेंजेंशियल होती है, सेंट्रीपिटल नहीं होती। तो इसमें मैं स्प्रिंटिंग दी, ये है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन, तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जाएगी तो फिर आपके पास कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करे, मतलब वेलोसिटी सेम रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे या उसका डायरेक्शन चेंज हो, दोनों हालतों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। ये तीन डी ऑप्शन जो है वो इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। 142 है, द सेंट्रीपिटल फोर्स टू सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। इस तरह अगर आप किसी रस्सी को बांधे, पत्थर को बांधे रस्सी के साथ और उसको घुमाते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में, तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे सैटेलाइट चूँकि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 143 है, बाय डबलिंग द वेलोसिटी इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, ठीक है। वेलोसिटी डबल करने से मोमेंटम का लीनियर रिलेशन है, तो अगर वेलोसिटी डबल करेंगे मोमेंटम डबल हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो स्क्वायर के साथ है, 12 mv² है, अगर आप इसको डबल करेंगे
तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा, 4 टाइम इजाफा होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द रेशियो ऑफ वर्क टू स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस पावर की बात होती है, कर रहे हैं, ठीक है। पावर है वर्डन पर यूनिट टाइम, तो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो क्या हुआ वर्डन है दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 145 है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ लाइट एंड हैवी मास एट द सेम हाइट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास पे डिपेंड करती है, mgh है। अगर हाइट g तो आपके पास ज़मीन पे या ज़मीन के करीब हम इसकी वैल्यू को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अगर हाइट आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में कम है तो हम g की वैल्यू को तो कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। h यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम हाइट की बात की, तो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, मास के साथ है। अब हेवी बॉडी का मास ज़्यादा है, लाइट बॉडी का मास कम है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका जो रेशो है, तो potential energy of light body is always less as compared of the heavy body। तो आपके पास जो रेशो आएगा that will be less than 1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 146 है द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटीनोड्स आर इक्वल फॉर स्टैंडिंग वेव्स इन क्लोज्ड आर्गन पाइप। अगर आपके पास क्लोज्ड आर्गन पाइप है तो क्लोज्ड आर्गन पाइप अगर आप सिंपलेस्ट केस पढ़ते हैं तो बेटा क्लोज एंड पे नोड बनता है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, जितने नोड्स है उतने ही एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 147 है द टाइम इन विच अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ 0.4 kg मीटर पर सेकेंड विल बी। आपके पास बेटा फोर्स भी गिवन है 4 न्यूटन का, आपके पास चेंज इन मोमेंटम गिवन है 0.4 न्यूटन सेकेंड, आपसे पूछ रहे टाइम, तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, डेल पी इज़ इक्वल टू, अच्छा एफ इज़ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर आपने टाइम की बात करनी है तो डेल पी बाई फोर्स हो जाएगा, ये ऊपर आपके पास 0.4 है, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट आपके पास क्या 0.1 आ जाएगा, जिसको आप अगर आप कैंसिल करते तो 0.1, तो द आंसर इज़ 0.1 सेकेंड, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 148 है बेटा, 148 में आप पढ़ेंगे द लीनियर, अच्छा 148 हो गया इसमें, अच्छा 148 है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 4 न्यूटन सेकेंड टू 8 न्यूटन सेकेंड इन 4 सेकेंड्स। मोमेंटम में चेंज आया है, कितना चेंज आया है 4 से 8 तक। तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे 8 न्यूटन सेकेंड माइनस 4 न्यूटन सेकेंड, द आंसर इज 4 न्यूटन सेकेंड। कितने टाइम में आया है 4 सेकेंड में आया है, कितने टाइम में 4 सेकेंड में। तो व्हाट विल बी द फोर्स, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी होता है, तो 4 न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाय 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तो आपके पास आ जाएगा 1 न्यूटन, कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 149 है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन इज अलोंग। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। along the tangent to the circle नहीं होती, वो जो velocity होगी that is called tangential velocity। along the radius भी नहीं होती। इसमें जो correct option है along the axis of rotation, डिपेंड करता है clockwise या anti clockwise, ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए axis of rotation के along होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 150 है for conservation of angular momentum। याद रखिए जब आपके पास angular momentum conserve हो तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास आई ओमेगा के बराबर है। अगर ये खुद कांस्टेंट है तो आई और ओमेगा का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स है। अगर आई इंक्रीज़ होगा तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 151 है द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ हुप एंड डिस्क ड्यूरिंग फ्री फॉल फ्रॉम हाइट एच आर। जब भी आपके पास डिस्क और हुप के मुकाबले में डिस्क का जो मास है वो ज़्यादा है, अच्छा वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन दोनों चूँकि सेम हाइट पे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा फ्री फॉल का सिर्फ एच पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो चूँकि दोनों सेम हाइट पे है तो दोनों के लिए जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी क्या होगी, वो सेम होगी, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 152 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हुप में, डिस्क में और सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है। हुप का है mr², ये हुप के लिए है, ठीक है। 2/5 mr² जो है वो सॉलिड स्फीयर के लिए है, जबकि I इज इक्वल टू हाफ mr² ये डिस्क के लिए है। यहाँ पे ये
अगर आप डिवाइड करेंगे इससे आ जाएगा 0.4 mr²। 2 को 5 पे डिवाइड तो ये बनता है आपके पास 0.4 mr², ये बनता है 0.5 mr², जबकि क्या है 1 mr² है। तो हूप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगी, AC ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर इंक्लाइंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन द बॉडी इज, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है टेंजेंशियल। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो परफॉर्म सर्कुलर मोशन है। 154 ड्यूरिंग अ फ्री फॉल मोशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फ्री फॉल मोशन के दौरान जो बॉडी की वेलोसिटी है उसमें यूनिफॉर्म इंक्रीज़ भी आ सकते हैं, उसमें यूनिफॉर्म डिक्रीज़ भी आ। जिस तरह आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ होती है, अपवर्ड जाते हुए नीचे आते हुए यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होती है। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 155 है सपोज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई VIT प्लस S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT की जगह यहाँ पे 8t² है, मतलब आपके पास जो रिलेशन है वो असल में ये है हाफ AT²। तो आपके पास यहाँ पे 8t² है। आपसे एक्सेलरेशन का पूछा गया है, तो बेटा ये आपस में अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपके पास हाफ A आ जाएगा 8 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। 156 है अ फोर्स ऑफ 100 डाइन इज एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 5 ग्राम फॉर अ टाइम 0.2 सेकेंड्स, द चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय, ठीक है। आप इसमें इस तरह करें कि फोर्स को चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक्सेलरेशन आप मालूम कर सकते हैं F/m से। आपके पास फोर्स क्या गिवन है 100 डाइन गिवन है, मास कितना गिवन है 5 ग्राम गिवन है, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 20 डाइन्स पर आपके पास न्यूटन पर केजी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या का चेंज इन वेलोसिटी मालूम करें तो आपके पास क्या है डेल V इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की जगह 20, टाइम की जगह क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स, पॉइंट हटाऊंगा 10 आ जाएगा, 0 कैंसिल। सो चेंज इन वेलोसिटी इज़ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आपके पास यूनिट सारे के सारे CGS सिस्टम के इस्तेमाल हुए थे, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आएगा। 154 है द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन कॉरिस्पॉन्ड टू, याद रखिए आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, आप उसको अगर पढ़ते हैं तो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स है वो आप लिख सकते हैं इस तरह। फर्स्ट है n इज़ इक्वल टू 1, फिर n इज़ इक्वल टू 2, फिर n इज़ इक्वल टू 3, इस तरह चलते जाते हैं और लास्ट में आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी है। तो n इज़ इक्वल टू 1 लोवेस्ट होगा, n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हाईएस्ट होगा। तो रिस्पेक्टिवली आपके पास ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। n इज़ इक्वल टू 1 लोवेस्ट है, n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हाईएस्ट है। द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़, आपके पास एनर्जी जो है रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस E0 डिवाइड बाय n स्क्वायर। फर्स्ट स्टेट के लिए आपके पास ये क्या बन जाएगा E0, क्योंकि यहाँ 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेट के लिए आप क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो माइनस E0 और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड में, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो आप डेल E निकालेंगे जो कि बराबर होगा आपके पास E2 माइनस E1। तो माइनस E0 बाय 4 माइनस E0 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा E0। तो 4 एलसीएम आ जाएगा माइनस E0 प्लस 4E आ जाएगा E0। तो 3E0 बाय 4 जो है दैट इज़ यूर आंसर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपके पास कितनी है 3/4 E0 है, ठीक है। 159 है पॉजिट्रॉन इज इमिटेड ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर डिके बाय प्रोसेस ऑफ पॉजिट्रॉन बीटा डिके में, और बीटा में कौन सा बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है। 160 है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट अकर्स एट, अच्छा कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है डेल लेमडा इज इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, कास थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं क्या पुट करूँ कास 180 पुट करता हूँ तो कास 180 की वैल्यू क्या आती है आपके पास -1 आती है। तो डेल लेमडा आपके पास आ जाएगा m0c 1 माइनस कास 180 की वैल्यू होती है
-1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। तो लेमडा शिफ्ट 2H m0c है और आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। फ्रॉम अ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टाइम पीरियड का फार्मूला है 2πm डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। इसमें मास भी मौजूद है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन इसमें ट्रेजेक्ट्री या सर्कल की ट्रेजेक्ट्री का जो रेडियस है वो नहीं गिवन, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 162 है द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मूव 1 एम्पेयर करंट थ्रू अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओहम। तो आपने क्या मालूम करना है, वोल्टेज। तो सिंपल फार्मूला है V = IR। ठीक है, करंट कितना है, 1 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओहम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 163 है, 163 की तरफ आते हैं। 163 में आपसे पूछते हैं, 163 में आपसे पूछा गया है द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग एम्पलीट्यूड ए एट द मीन पोजीशन। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन पे आती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी के हम रिलेशन लिखते हैं ω/XM या ω/A फॉर एम्पलीट्यूड, XM फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 2π/T × A, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। 164 है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा के लिए हर पॉइंट पे क्या रहती है, सेम रहती है। मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल 0 होती है। ठीक है, तो मीन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी जो है ये आपस में क्या है, सेम है। मीन पे ½kx0² है क्योंकि पोटेंशियल क्या है, 0 है, और टोटल भी हमारे पास क्या होगी, ½ kx0, तो आपस में कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी = 1। 165 है 10⁻⁶ किलोवाट रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 10⁻⁶ है। ठीक है, और साथ में किलो भी गिवन है, किलोवाट, तो 10⁻⁶ और किलो का 10⁻³ हो जाएगा। सो द आंसर इज 10⁻⁹ वाट, जिसको हम गीगावाट कह सकते हैं, गीगावाट कह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1 गीगावाट के बराबर होगा। पी टाइप मटेरियल इज ऑब्टेन बाय डोपिंग अ पेवर सेमीकंडक्टर विद, हमारे पास कुछ होते हैं डोप, कुछ होते हैं पेवर अनडोप्ड। ठीक है, तो पी टाइप आपके पास हासिल हो सकते अगर हम पेवर सेमीकंडक्टर को डोप करें विद द ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, 167 में आपसे पूछ रहे कि मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय E = mc², को मैं लिख सकता हूँ E = mc × c या E = pc। अगर आपने P निकालना है तो क्या बन जाएगा, E/c बन जाएगा। तो P को हम E/c की सूरत में लिख सकते हैं, P को हम mc की सूरत में लिख सकते हैं, लेकिन P को आप जो है वो C की सूरत में नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी इसमें रॉन्ग है। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय C × E। ऑप्शन सी जो है वो आपने इसमें पिक करना है। 168 है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ स्ट्रिच वायर ऑफ अ गिवन लेंथ इज 360 हर्ट्ज। फर्स्ट ओवरटोन से मुराद F2 है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 360 हर्ट्ज गिवन है। कह रहे कि फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन से मुराद सेकंड हार्मोनिक है। अब आपसे फर्स्ट हार्मोनिक F1 का पूछ रहे हैं, तो स्ट्रिंग के केस में F2 हम लिखते हैं 2F1 क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी से, F2 2F1 के बराबर है। अगर आपने F1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी इक्वल टू F2/2। 360 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक आपके पास है वो 180 हर्ट्ज आती है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी है। 169 है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट X जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है, डिके करता है और इससे एक न्यू डाटा न्यूक्लियाई बनती है जिसका एटॉमिक नंबर 85 है, मास नंबर 222 है। द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, इसमें से बीटा पार्टिकल की इमिशन कितनी होगी। याद रखिए आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर में काफ़ी डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। एटॉमिक नंबर 92 से कहाँ पे पहुँचा है, 85 पे पहुँचा है। इसमें असल में 4 अल्फ़ा डिके हुए हैं। पहला अल्फ़ा डिके होगा तो 90 पे, दूसरा होगा तो 88, तीसरा होगा तो 86, चौथा होगा तो 84।
तो ये 4 तो इसमें अल्फ़ा डिके हुए, कितने 4 अल्फ़ा डिके हुए हैं। एक जब इसमें से बीटा डिके हो जाएगा तो बीटा नेगेटिव डिके के नतीजे में एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 85। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो है 1 बीटा डिके होगा, 4 अल्फ़ा डिके होंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो है अल्फ़ा डिके, बीटा डिके 1 और अल्फ़ा डिके इसमें 4 है। अगर आपसे पूछते 170 है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1600 ईयर्स, द फ्रिक्शन ऑफ इट्स सैंपल दैट रिमेन्स आफ्टर 32 ईयर्स। आफ्टर 32 ईयर का मतलब है कि इस पे 2 हाफ लाइफ गुजर चुके हैं। हाफ लाइफ का हमारे पास फार्मूला है रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग न्यूक्लियाई आपके पास इज़ इक्वल टू 1/2 होल पावर n इंटू n0। आपसे रेशो पूछा गया है फ्रैक्शन, तो n/n0 आपके पास 1/2 होल पावर n हो जाएगा। आपके पास चूंकि इस पे 16 के बाद 3200 क्यों है, इस पे 2 हाफ लाइफ, तो n स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, तो आपने n की जगह 2 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास फ्रैक्शन जो है 1/4 रह जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 170 में। 171 है बेटा The length of the closed organ pipe is 1 meter and velocity is 330 meter per second. The frequency of second harmonic. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में मिलती है। आपके पास अगर if2 आपसे पूछा गया है सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू if1 या if2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स v/4l। लेंथ कितना गिवन है 1 मीटर का गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो if3 आ जाएगा 3 इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय 4, l की जगह मैंने 1 पुट किया, इतने हर्ट्ज आपके पास बेटा इसका आंसर आएगा if2 का। ये क्या if2 है आपके पास, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक आपके पास 3 इंटू if1 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 172 है द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद रखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस से मुराद वो सरफेस है कि जहाँ पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, वो सेम रहता है। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा। और वर्क डन के केस में अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, वो 0 हो, तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वर्क डन विल बिकम 0, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। 173 है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट वन गेट्स द, चूंकि ये हायर ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट, फर्स्ट में आता तो लाइमन सीरीज की लाइन होती, 2nd में आ रहे तो बाल्मर है, अगर डायरेक्ट 3rd से 2nd में आती तो फर्स्ट लाइन होती, चूंकि 4 से आ रही है, ये नीचे में आती तो फिर मैं लाइमन कहता, चूंकि 2nd में आई है तो ये बाल्मर है। अब यहाँ से आएगी, यहाँ से आती तो ये फर्स्ट लाइन होती, चूंकि 4 से आ रही है तो ये कौन सी लाइन होगी, 2nd लाइन होगी। तो 2nd लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 174 है वर्क डन इज ऑलवेज 0 बाय मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स उसको कभी एक्सेलरेट नहीं करता, ये जस्ट डिफ्लेक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स पे वर्क डन हमेशा के लिए क्या होगा, वो 0 होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 175 है अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू। हमें पता है कि कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। चूँकि यहाँ पे एंगल 30 का तो आप 30 पुट करें। हमें पता है कि 30 डिग्री पे आपके पास जो साइन की वैल्यू है वो 0.5 या हाफ के बराबर है, तो ये बन जाएगा ILB/2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। 176 या लास्ट जो MCQ है वो ये है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, सो इट विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स हाउ मच। याद रखिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल एंटर होता है, जिस स्पीड के साथ भी हो, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा। साइन पैरेलल है तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म बिकम 0। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चार्ज पार्टिकल पे 0 होती है अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को एंटर हो पैरेलल, ठीक है। परपेंडिकुलर एंटर होता फिर मैक्सिमम फोर्स इस पे लगती है। तो ये बेटा आज की डिस्कशन थी इस टेस्ट की।